आपको बिल्कुल हिंदी की तरह बताएंगे एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग अपने पहला प्रश्न। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आपको एक लाइन दिया गया है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर हैज़ बिन रिटन। तो यहाँ पर आपको जो इतना बड़ा एक लाइन दिया गया है, ए थिंग्स ऑफ द ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, तो ये दोस्तों कह रहे हैं ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो आपकी है तो किसके द्वारा लिखा गया है, ये तो विलियम यहाँ पर ये जॉन कीन्स के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा, जॉन कीन्स ने ये लाइन लिखी है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, ये बी वाला। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 62 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा हिंदी में, अलंकार इसे कहते हैं। ये क्या है दोस्तों, इसे हम लोग हिंदी में ही अलंकार कहते हैं ना, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब तमाम पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी कई तरह का अलंकार होते हैं। फॉलोइंग सेंटेंस, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर जो नीचे हमें सेंटेंस दिया गया है इसका हमें अलंकार पता करना होगा, कौन सा आखिर यहाँ पर अलंकार है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, हियर इज़ द स्मेल, तो स्मेल का मतलब यहाँ पर जैसे हो गया दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पर ये गंध हो जाएगा, सुगंध हो जाएगा। तो हियर्स द स्मेल ऑफ द ब्लड्स स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया। तो कहीं पर दोस्तों मान लीजिए खून खराबा हुआ है, तो वही बात कहा जा रहा है, यहाँ का खून में जो गंध आया है वो पूरे अरब के परफ्यूम मिलकर उसको नहीं हटा सकते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यानी कोई बात जब बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से कह दी जाती है, जैसे खून की नदियाँ बह गई, खुशियों की बहार आ गई, ये सब यानी जो बहुत हाई फाई तरीके से कहा जाता है, इंग्लिश में वो हाइपर बोल वाला पार्ट ऑफ स्पीच हाइपर बोल होता है। और ये पर्सनिफिकेशन क्या होता है, यानी आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सारे ऑप्शन को भी क्लियर कर दें। पर्सनिफिकेशन ये क्या होता है, जब कोई निर्जीव वस्तु सजीव के जैसा कार्य करने लगता है तो वहाँ पर्सनिफिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कभी आया हो कि किस्मत एक बार दरवाज़ा ज़रूर खटखटाती है, तो किस्मत तो एक निर्जीव सब मतलब वो तो आदमी तो है नहीं, फिर भी कैसे खटखटा ले रही है। तो यहाँ पर आपका एक हो जाएगा पर्सनिफिकेशन, जहाँ पर इस तरह के आते हैं तो पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। ऑक्सीमोरन दोस्तों क्या होता है, विरोधाभास, इसे हिंदी में विरोधाभास बोलते हैं। विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ विरोधाभास हो जाता है, जैसे उसने उनकी रहस्य, यह एक खुला रहस्य है, एक तरफ रहस्य भी है एक तरफ खुला भी है, तो ये विरोधाभास है ना, तो ये ऑक्सीमोरन हो गया। ये यहाँ पर अब क्या हो गया दोस्तों, मेटाफर। मेटाफर के बारे में दोस्तों हो जहाँ पर तुलना की जाता है, जैसे लाइक के द्वारा या फिर एज के द्वारा, तो वहाँ पर ये हमारा मेटाफर होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। तो आगे यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ जैसे अपना सब्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ प्रश्न आ गया है आपका, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, यानी आपने ग्रामर को नहीं पढ़ा है, सिर्फ एक टेबल को आपके गुरुजी ने बता दिया, उस टेबल की मदद से आपने पूरा जो है इंग्लिश सीख लिया। जैसे आपको शॉर्टकट में गुरुजी ने पढ़ाए होगा ना, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर अंत में आपका जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो ये एक तरह का टेबल है, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो इसी को टेबल मेथड कहा जाता है। तो यह किसने दिया था, H.E. प्लेमर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर 64 वाले में, तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ जो प्रश्न दिया गया है, मेक द सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। तो यहाँ आपको पर्यायवाची बताना है। तो पर्यायवाची यहाँ पर आप कैसे बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ हमें बड़ा सतर्क होकर एक एक प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक भी प्रश्न अगर गलत हो जाता है तो वो बड़ा नुकसानदायक होता है, खास करके आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो कारकैस यहाँ पर जो लिखा है, इसका मतलब होता है पशु, जब कोई पशु मर गया हो, यानी पशुओं की मृत शरीर जो होती है वो क्रैश केयर होता है, तो केयर कैश होता है वो। तो इसको दोस्तों इसका मतलब इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका पर्यायवाची दोस्तों ये हो जाएगा, ये कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब ये भी एक तरह का लाश होती है। तो यहाँ पर एक निर्जीव बॉडी जो लाश मतलब सजीव बॉडी जो मर गई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये कॉर्पस। तो यहाँ फ्रेडेशन का मतलब स्वतंत्रता, बल का मतलब भारी, क्वालिटी मतलब गुड़, ये तो होगा नहीं, यही हो जाएगा डी। आगे यहाँ अगर हम लोग 65 वाले को देखें, तो आपसे कहा जा रहा है चूज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। व्हाट इज़ द रोट लर्निंग,
तो रोट लर्निंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, रट्टा मारकर सीखने वाला। तो रोट लर्निंग का मतलब यहाँ क्या है, रट्टा मारकर। जैसे हम लोग कोई चीज़ उसको समझें न, सिर्फ रट्टा मार ले, उसको नियम के न समझें, उसका जो भी फॉलो होता है वो जो उसमें ग्रामर या नियम या रूल्स या सिद्धांत बताए जाते हैं उसको न पढ़ें, सिर्फ उसे रट्टा मार के हम याद कर लेते हैं, तो उसे रोट लर्निंग कहा जाता है। तो यहाँ पर रोट लर्निंग क्या है, मैकेनिकल और हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टी, यानी बिना उसके गुण को समझे हमारी जो एक आदत हो जाती है रटने की, तो वही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ होगा। आगे यहाँ पर दोस्तों दिया है किंग लेयर। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, किंग लेयर, इसे लेयर पढ़ा जाता है। किंग लेयर किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों किंग लेयर जो होता है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसमें दोस्तों एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी है मतलब इसमें जैसे इसमें विश्वासघात, प्रेम और त्रादसी, ये सब चीज़ें इसमें दिया गया है। आप लोग एक बार नेट से पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, हिंदी वर्जन निकाल के। तो यहाँ आपको 67 वाले में जो पूछा गया है, तो इसमें चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है इसे आपको दिया गया है। रिसीव की स्पेलिंग आपको दिया गया है और कई तरह से उसे उल्टा पुल्टा करके दिया है, बताना है। जब मैं पहली बार, हम लोग इतना ज़्यादा रिसीव को पढ़े हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमारे सामने आता है। तो रिसीव को आप ऐसे समझ लेना, रेस लिखा है फिर यू लिखा है, तो यानी RECE फिर आइव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला यही रिसीव सही है, बाकी सब यहाँ पर गड़बड़ हैं आपके। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ही लिख दिए थे, यहाँ पर तो लिखा गया था। तो इसका मीनिंग चूज़ द ऑप्शंस दैट नियरली सेम मीनिंग आप प्लेंटी। तो प्लेंटी आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, आपको एक तरह से इसको सिनोनिम्स यानी इसका पर्यायवाची टाइप का चुनना है जो इससे समान अर्थ रखते हैं। तो प्लेंटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लेंटी का मतलब होता है इसका कह सकते हैं जो भारी होता है, अत्यधिक मात्रा में। प्लेंटी का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्केयर्स जो लिखा है इसका मतलब दशहत होता है, दशहत फैलाना या डर फैलाना। ये बोनस का मतलब अतिरिक्त लाभ जो होता है, ये इसको बोनस कहते हैं। और गिफ्ट मतलब उपहार। तो स्वाभाविक सी बात है, प्लेंटी यानी अत्यधिक मात्रा का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, लॉट। लॉट का मतलब अधिक होता है, समझ गए हम। 59 वाले को अगर हम लोग देखें तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है ना, प्राइम मिनिस्टर वाज एक्विटेड। एक्विटेड मतलब बरी हो जाना, उनके ऊपर जो चार्ज लगा था वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर वाज एक्विटेड, यहाँ पर आपको भरना है क्या आएगा। फिर दिया है द चार्ज लेवेल्स्ड अगेंस्ट हिम, यानी उनके ऊपर जो चार्ज था वो उससे बरी हो गए प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर उनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ क्या आता है, ये आपको यहाँ पर ये बताना है। तो आप देखेंगे जहाँ पर भी ये ऐसा आता है यानी वो दोषमुक्त हो गए, तो उनके साथ यहाँ पर ऑफ आएगा, ऑफ द चार्ज, यानी चार्ज से बरी हो गए, तो ए वाला यही आ जाएगा आपका। यहाँ देखें हम लोग अगर 70 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाइड द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर अंडरलाइन करके जो पार्ट ऑफ स्पीच दिया है इसे आपको जो है यहाँ पर आइडेंटिफाइड करना है। तो देखें यहाँ पर द वर्गलर डिसअपीयर्ड विथ कैश। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। तो रेखांकित शब्द जो हमारा है डिसअपीयर्ड, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक, यानी इसमें कर्म नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ गए। तो इंट्रांजिटिव यानी जिसका हिंदी में होता है अकर्मक होता है, तो अकर्मक हम समझ गए क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें। आगे हम लोग 71 वाले को देखें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, द पैसेंजर्स एलाइटेड, यहाँ पर फिर दिया है बस। तो यहाँ पर आप अगर एक एक मीनिंग आप अगर समझते होंगे तो बड़े आसानी से कर लेते होंगे। एलाइटेड का मतलब होता है दोस्तों उतर जाना, तो यहाँ पर या नीचे आना। तो यहाँ पर आपको एलाइटेड बस है, तो बस से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर जो यहाँ पर यूज होगा तो इसमें क्या होता है कि इसके स्थान पर फ्रॉम आएगा, बस से उतर गए ना, तो फ्रॉम द बस, तो ए वाला आ जाएगा। तो ये सब नहीं होगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 72 में। तो 72 में हमसे जो पूछा जाए पॉइंट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, फिर फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार से संबंधित आ गया। फॉलोइंग द
सेंटेंस, तो ये जो सेंटेंस है एंड हैविंग नॉथिंग ही हैथ, क्या कह रहे हैं, एंड हैविंग नॉथिंग ही हैथ ऑल। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको फिगर ऑफ स्पीच दिया है, इसको आपको उसके प्रकार को बताना है, यानी ये कौन सा फिगर स्पीच है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या करें, है एंड हैविंग नॉथिंग ही हाल। तो यहाँ पर जो दिया है पंक्ति में, इसमें जो लिखा गया है आपको, तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर विरोधाभास वाला आ जाएगा ना। तो क्योंकि दोस्तों इसमें आप देखेंगे विरोधी गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। पंक्ति के अनुसार आप देख रहे हैं, उसके पास कुछ न होते हो भी सब कुछ है, इसका मतलब यही है, उसके पास कुछ न होते हो भी सब कुछ है। तो यहाँ पर ये नहीं विरोधाभास वाला आ गया। जैसे वहाँ पर मैं बताया था ना कि यह एक खुला रहस्य है, यानी रहस्य है तो खुला कैसे, तो उसके पास कुछ न होते हो भी सब कुछ कैसे है, तो ये हो गया। तो बाकी यहाँ ये उपमा हो जाता है जिसमें एक तुलना किया जाता है। तो बाकी सब चीज़ें मैं आपको समझा दिया हूँ। 73 वाले में अगर हम लोग देखें यहाँ, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द फ्रेज, यहाँ पर लिखा है क्रेम ऑफ द क्रॉप। तो यहाँ पर इसका आपको मीन बताना है, आखिर इसका मीनिंग क्या होता है, इसके तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है इसमें क्रेम ऑफ द क्रॉप का यहाँ का मतलब होता है दोस्तों सबसे अच्छा, यानी सर्वश्रेष्ठ, यानी सबसे बेहतरीन। तो सबसे बेहतरीन का इसका दूसरा यहाँ पर अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, तो यहाँ वर्स्ट मतलब बेकार नहीं, ये तो बेकार नहीं है, सबसे बढ़िया मैटर है। तो यहाँ पर यही बेस्ट ऑफ द ग्रुप हो जाएगा, यानी समूह में सबसे अच्छा। यहाँ देखें 74 में आपसे जो पूछा जा रहा है वर्ड पेयर्स डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट आर कॉल्ड। तो यहाँ पर जो वर्ड पेयर आपको दिया गया है कौन सा है, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट, इनकी ध्वनि उच्चारण लगभग एक ही तरह का है। तो इसको क्या कहा है, जब दो शब्द आपको दे दिए जाएं, उनकी मीनिंग थोड़ा सा अलग अलग हो लेकिन उच्चारण एक ही तरह का होता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको दोस्तों हम लोग होमोफोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखे रहेंगे इसे। और एंटोनिम्स तो कहेंगे नहीं, सिनोनिम्स तो कहेंगे नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है होमोफोन कहेंगे क्योंकि ध्वनि एक ही तरह है। आगे देखें आइडेंटिफाइड द जेंडर ऑफ द, आपको यहाँ पर एक शब्द दिया है सी जारीना। तो यहाँ पर जो ये शब्द है आपको इसका आपको मतलब जेंडर बताना है। तो दोस्तों इसका ये कौन सा है, ये फीमेल जेंडर होगा, तो फेमिनाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। तो आपको अगर इसे पुलिंग वाला अगर आप लोग देखेंगे, अगर ये मस्कुलिन अगर जेंडर देखेंगे तो इसका सी जार हो जाता है, केवल इतना सी, आपको सी जार, तो इतना हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर सी जारीना दिया है तो ये फीमेल हो जाएगा, तो याद रखे रहेंगे इसे हम लोग। प्रश्न संख्या अगर हम लोग 76 वाले को देखें तो इसमें आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस बड़ी अच्छी बुक है यहाँ पर। तो अगर आप पढ़ेंगे तो एक नाटक है, तो हु प्लेज द पार्ट ऑफ द फूल, फूल का मतलब मूर्ख होता है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो नाटक है तो इसमें प्ले यानी मूर्ख का रोल कौन निभाया है, तो मूर्ख का रोल दोस्तों वही निभाया है, लासलॉट गैबो नाम है उसका। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बी। आगे यहाँ पर हम लोग 77 वाले का अगर देखें तो आपको यहाँ पर टिक द करेंट ऑप्शन ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पर सही आपको कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए आपको ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड, तो यहाँ पर क्या दिया है साथियों, द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड, प्राइम मिनिस्टर हेल्ड, यहाँ पर फिर दिया है आपको ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट एयरपोर्ट। तो यहाँ पर ये तो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो कॉन्फ्रेंस यही होगा। यहाँ पर देखें ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एयरपोर्ट, तो यहाँ पर ये वाला सही है, यस। एयरपोर्ट के पहले यहाँ पर द लगेगा क्योंकि यहाँ द नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एयरपोर्ट, तो यहाँ ए नहीं लगा है तो ए भी ज़रूरी है लगना, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी सही है। आगे ज़रा हम लोग यहाँ पर देखें, एक पैसेज पर आधारित आपको प्रश्न दिया गया है 77-78, तो आपको यहाँ पर 78 और 79 आपको पैसेज के आधार पर आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो चले मान लीजिए हमने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम चलते हैं आपको उत्तर देने इसका क्या होगा देखें। तो देखिए 78 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर करें हु और द केयरलेस्ट नोन इनहेबिटेंस। इनहेबिटेंस मतलब दोस्तों जो बहुत दिन से जो जहाँ पर रहता है तो उनको इनहेबिटेंस कहा जाता है, यानी अंटार्कटिका के
मतलब अंटार्कटिका पर दोस्तों बहुत पहले से जो रह रहे हैं, तो वहाँ पर वो कौन सा है? तो दोस्तों वो डायनासोर है। तो ये मैं अपनी कल्पनाओं के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, जो पैसेज में दिया है वहीं से बता रहा हूँ। यहाँ आप देखोगे अगर, तो यहाँ पर देखो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डायनासोर्स अंटार्कटिका वाज मोर टेम्परेट एंड हाउस्ड डायनासोर एंड मेनी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको डायनासोर मिल जाएगा। यहाँ देखें 79 में अगर हम लोग देखें यहाँ, तो आपको यहाँ पहले डायरेक्शन दिया है, चूज द वर्ड्स इन विच वन लेटर इज साइलेंट। तो आपको उस चारों में से एक शब्द को पकड़ना है जो एक साइलेंट है। तो यहाँ पर बॉर्डर में साइलेंट कोई नहीं है, थंडर मतलब यहाँ गर्जन जो होता है इसमें भी कोई साइलेंट नहीं है, लेडर जो होता है दोस्तों इसमें भी कोई साइलेंट नहीं है, जो यहाँ पर प्लम्बर होता है इसमें बी साइलेंट होता है, इसको प्लम्बर ऐसे करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बी साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। यहाँ पर इंग्लिश वाला हमारा टॉपिक कहाँ गया? तो दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग अगर 80 वाले को देखें, तो इसमें पहले आपको यहाँ डायरेक्शन दिया है। तो डायरेक्शन रूप में आपसे बता रहे हैं आपको करना क्या है, चूज द सेंटेंस विच इज़ पंक्चुएटेड। तो आपको उसे आपको चुनना है। पंक्चुएटेड का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है पूर्ण जो विराम वाले चिन्ह होते हैं उनको, यानी विराम वाले चिन्हों को दोस्तों आपको सही करना है। जो जिसमें विराम चिन्ह सही प्रयोग हुआ है उसे आपको पकड़ना है। तो देखिए यहाँ पर मोहन आस्क्ड, तो यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कामा आ गया। डबल इन्वर्टेड कामा के पहले आपको यहाँ ये कॉमा आना चाहिए, तो कामा यहाँ नहीं दिया तो इसलिए यह गलत हो गया। और डबल इन्वर्टेड कामा ये प्रश्नवाचक चिन्ह के बाहर रहना चाहिए, अंदर नहीं। तो यहाँ पर कामा तो है यहाँ पर, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं दिया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये गलत हो गया। मोहन आस्क्ड, यहाँ कामा है, वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। और जबकि यहाँ पर दोस्तों कामा फिर नहीं लगा तो इसलिए गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आपको यहाँ पंक्चुएशन का आपको यहाँ पर मैटर दिया था, तो इसे आपको करना है। तो 81 वाले में आप लोग देखें, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्शन दिए हैं, आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेंस एनी एरर। तो आपको यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है इसमें कौन सा एरर है, कहाँ पर कमी है उसे बताना है। देखिए ज़रा, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, यहाँ पर नाइदर का मतलब होता है ना तो, नॉर का मतलब होता है ना ही, ना तो टीचर ना ही स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल है, आप देख सकते हैं यस लगा है। वाज प्रेजेंट इन द हॉल ऑन द टाइम, तो दोस्तों जब स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल हो गया तो यहाँ वाज की जगह यहाँ पर वेयर प्रेजेंट होना चाहिए था। तो यहाँ पर वेयर प्रेजेंट होना चाहिए था, तो इसमें एरर क्या हुआ, तो एरर यहाँ पर ये है, ये वाज प्रेजेंट, यानी गलती ये है, वाज की जगह यहाँ वेयर रहना चाहिए था। तो समझ गए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर जो एरर था सेंटेंस में उस पर आधारित प्रश्न था। 82 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ डायरेक्शन के रूप में आपको दिया गया है, चूज़ द सेंटेंस इन विच
आर्टिकल्स हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली। आर्टिकल्स यहाँ पर दिया है, आर्टिकल्स हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, जैसे आर्टिकल्स में इज़ एंड द इस सब का प्रयोग होता है ना, तो इसके बारे में तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है आर्टिकल्स में ए, खास करके ए और एन का प्रयोग। तो दोस्तों वैसे तो हम लोग को पढ़ाया गया है ए वहाँ पर लगता है जो वोवेल्स होते हैं वोवेल से शुरू होते हैं, और एन वहाँ लगता है जो मतलब तो दोस्तों यहाँ याद रखना, ए से जो भी आप हिंदी के ध्वनि के अनुसार इसको करेंगे, जो सेंटेंस आप जहाँ वो, और दोस्तों यहाँ पर ये आर्टिकल्स यूज करते समय एक चीज़ याद रखे रहना, आपका कभी गलती नहीं होगा। आप जहाँ भी इनको लगाना हो आप देख लेना, जिस वर्ड के पहले लगा रहे हो इज़ या एन को, वो उसको उच्चारण करने पर वो हिंदी वाले जो स्वर होते हैं अगर उससे शुरू हो रहा है तो भले से ही अपने आप में वो वोवेल्स हैं, लेकिन वहाँ पर एन लगा देना। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ याद रखना, आपका कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो ए या एन का प्रयोग करते समय तो आपको जिस शब्द के पहले लगाना है उस शब्द का उच्चारण करना, अगर वो हिंदी वाले स्वर के अनुसार हो रहा है तो भले ही अपने आप में ए ई आई ओ से शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन वो हिंदी के वो व्यंजन की तरह उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ पर आप ए लगा देना और बाकी वहाँ ये लगा देना। अभी क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए कह रहे हैं ही इज़ एन ऑनरेबल पर्सन, तो यहाँ पर दोस्तों ऑनरेबल, तो यहाँ पर ये वाला तो आपका ही इज़ एन ऑनरेबल पर्सन, तो थोड़ा यहाँ ध्यान से देखेंगे। यहाँ कह रहे हैं दोस्तों ही इज़ एन ऑनरेबल पर्सन, देखिए ये एच से शुरू हो रहा है लेकिन एच साइलेंट होता है, तो यहाँ हम लोग इसको उच्चारित करने पर कैसा ध्वनि निकल रही है, ऑनरेबल, ओ से निकल रहा है, तो यहाँ एच होते हुए भी यहाँ पर ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। आप सोच रहे होगे सर ये तो यहाँ पर ये व्यंजन है एच, तो यहाँ पर ये एन क्यों लग रहा है, तो मेरे भाई आपको एच से नहीं लेना है, आपको ओ से लेना है, क्योंकि एच साइलेंट रहता है। तो वही मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था। यहाँ देखिए इसका मतलब ये तो अपनी जगह पे सही है, ये सही है, लेकिन हमें गलत बताना है जो इनकरेक्ट हो। सी गिव मी एन यूनिक आइडिया, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए अगर यूनिक को यहाँ पर यूनिक होता है, यूनिक यह ऐसे लिखा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर ए आएगा, एन नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों इसका उच्चारण जो होता है ना वो व्यंजन जैसा है। तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा, तो यही आपका गलत हुआ और उत्तर आपका यही माना जाएगा। तो इसे क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहाँ ए होना चाहिए था, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय ये यू जैसा आ रहा है यहाँ पर। तो आई सा ए ब्लैक हॉर्स और द रामायणा इज़ एन एपिक, तो यहाँ पर ये सब सही थे अपनी जगह पर, सी वाला के बी वाला केवल गड़बड़ था। आगे हम लोग अगर 83 वाले को देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पहले डायरेक्शन देकर, चूज़ द करेक्ट इंट्रोगेटिव, चूज़ द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, जो नीचे सेंटेंस दिया है इसका आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखें क्या लिया है, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये आपको सिंस यहाँ पर दे दिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड आपको टेंस दे दिया है। तो यहाँ आप कैसे करेंगे, तो यहाँ आप तो हैज़ से शुरू करेंगे इस मैटर को, यहाँ पर इसे यहाँ पर हैज़ से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, डज तो आएगा नहीं क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, डिड तो आएगा नहीं, यहाँ पर आप इसे एलिमिनेट कर दें। तो और यहाँ पर आपका ये हैज़ बी हीन हो जाएगा, क्योंकि बीन जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। ये आपने देख लिया, क्लियर हो गया आपका यहाँ पर। तो चले हम लोग आगे देखें यहाँ पर आपका 84 वाले में। तो इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है डायरेक्शन रूप में देकर,
कि चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, जो ग्रामर के रूप से जो सही सेंटेंस है उसे चुनना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखना, न्यूज़ जो होता है देखने में तो आपको लगेगा यस लगा है तो प्लूरल है, लेकिन न्यूज़ दोस्तों ये सिंगुलर होता है, यानी एक वचन होता है, तो इसे याद रखे रहेंगे। तो न्यूज़ के साथ न्यूज़ सिंगुलर माना जाता है, तो यानी आर की जगह यहाँ इज़ लगेगा, वेयर की जगह वाज लगेगा यहाँ। तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में गलती कर देते हैं, तो यहाँ आर लग गया पहले ही गड़बड़ हो गया, न्यूज़ वेयर लग गया पहले ही गड़बड़ हो गया। तो यहाँ क्या लिखा है, द न्यूज़ हैव बीन इम्पॉर्टेंट टूडे, तो यहाँ पर हैज़ लगना चाहिए था, तो ये भी गड़बड़ है। तो यहाँ सही यही है, न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूडे। तो जो ये जानता होगा न्यूज़ सिंगुलर है तो वो तुरंत पकड़ लेगा, कोई दम नहीं है इसमें। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ डायरेक्शन के रूप में जो आपको दिया है, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया है उसे आपको पैसिव वॉइस आपको बताना है। तो पीपुल स्पीक्स इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो यहाँ पर आपको जो इसे पैसिव फॉर्म में बताना है। तो एक्टिव और पैसिव का मतलब होता है यहाँ पर उसे दूसरे फॉर्म में बदलना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इंग्लिश स्पोक बाई पीपुल ऑल ओवर वर्ल्ड्स, तो यहाँ पर ये इसमें कुछ गड़बड़ी है, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि पहले इंग्लिश स्पोक बाई पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड्स, ये तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग तो स्पोकन जो रहेगा, स्पोक तो आएगा नहीं, ये तो गड़बड़ है, स्पोकन रहेगा, स्पोकन यहाँ 3 जगह है। तो इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड्स, तो यही वाला आपका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 85 का जो यही बी सही होना चाहिए आपका। तो 85 का आपका यही वाला बी सही हो जाएगा, क्योंकि स्पोकन यही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर हम लोग यहाँ 86 वाले को देखें अगर, तो आपको डायरेक्शन के रूप में जो दिया है, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो जो नीचे यहाँ पर सेंटेंस दिया है उसे आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है। डायरेक्ट मतलब कोई बात जो सीधे कह दी जाए, इनडायरेक्ट मतलब उसे थोड़ा सा घुमा कर कहा जाए। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या क्या बताना है, द टीचर सेड टू द बॉयज़, यानी टीचर ने बच्चों से कहा। तो डू नॉट मेक ए नॉइस, तो आपको जो है शोर नहीं करना है, तो इस बारे में वहाँ इन्होंने बताया है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ क्या कहे, यहाँ एक आदेश वाला वाक्य है, यानी टीचर एक तरह का आदेश दे रहा है। तो यहाँ सेट टू के भाव को जगह यहाँ पर ऑर्डर यूज होता है, आपको पढ़ाया होगा टीचर ने। तो टीचर ऑर्डर्ड, यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि सेट टू है, टोल्ड है, ये नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ नॉट टू मेक नॉइस, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यही वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला वाला ही आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर पहला वाला ही। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ नॉट टू मेक नॉइस, तो यहाँ पर आपको दैट तो नहीं लगेगा ना, इसमें केवल ये हो जाएगा आपका इसमें, तो फिर फॉर्म वही रहेगा, यस यही ए वाला ही आपका हो जाएगा। तो आप समझ गए यहाँ पर आपका 86 का कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो चले हम लोग आगे देखते हैं अपना, ये 87 में आपसे जो पूछा जा रहा है इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। डायरेक्शन के रूप में पहले क्या दिया है, चूज़ द सेंटेंसेस इन विच आर्टिकल्स हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली, फिर वही आर्टिकल्स आ जाएगा। इसमें आपको एन या ए वाला प्रयोग आपको देखने को मिल सकता है, द का प्रयोग देखने को मिल सकता है। तो जिसमें गलत प्रयोग हुआ है उसे पकड़ना है। तो ही इज़ ए मेंबर ऑफ द कमिटी, ही इज़ ए मेंबर ऑफ द कमिटी, तो ए है दोस्तों, मेंबर म से आया है, तो इसका मतलब सही प्रयोग हुआ है ये। शी इज़ एन एक्सीलेंस सिंगर, एक्सीलेंस मतलब ये दोस्तों, ये यहाँ पर स्वर जैसा इसकी आवाज़ आ रही है, तो एन का प्रयोग होगा, बिल्कुल होगा। आई हैव ए हेडेश, आई हैव ए हेडेश टूडे, तो यहाँ पर तो ए भी सही है, यहाँ पर ए प्रयोग हुआ है, एच है। और लेकिन दोस्तों हेयर जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इसको एयर यानी एयर हवा वाले की तरह इसको उच्चारित किया जाता है। आप लोग जानेंगे होते, पढ़े होंगे अगर तो समझ जाते होंगे, तो इसे एयर बोला जाता है। तो यानी यहाँ जब ये इसका जो है उच्चारण फार्म जो है ये स्वर की तरह आ रहा है, हिंदी के स्वर की तरह, तो इसका मतलब यहाँ एन लगेगा। तो समझ गए आप, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा। तो क्यों वही चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आपको अगर भले से ही आपको ए ई आई ओ यू है शुरू हो रहा है, टीचर ने आपको शुरू कर बता दिया होगा कि जो
ए ई आई ओ यू से शुरू होते उनके पहले एन लगता है, लेकिन भले से वह शुरू हो रहे हैं लेकिन उनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन जैसा हो रहा है, तो आप वहाँ पर एन की जगह ए लगाओगे। तो ये चीज़ याद रखना है आप। आगे देखें अगर हम लोग 88 में, तो 88 में आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ थोड़ा सा, तो यहाँ आपको डायरेक्शन में पहले क्या दिया है, डायरेक्शन चूज़ द करेक्ट क्वेश्चंस। यहाँ पर चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है दोस्तों, हम अपनी कुछ बातें कहें कि लास्ट में जो प्रश्न छोड़ देते हैं उसी को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। जैसे वह जा रहा था है कि, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं वह एक बहुत अच्छा लड़का है कि नहीं, तो आपसे हम एक कंफर्म करने के लिए आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, वह बहुत अच्छी लड़की है कि नहीं, तो यानी एक लास्ट में क्वेश्चन छोड़ देते हैं एक फीडबैक के लिए, तो वो होता है क्वेश्चन टैग। लास्ट में क्वेश्चन टैग कर देते हैं। तो चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द गिवन सेंटेंस, जो नीचे आपको सेंटेंस दिया है तो इसका एक करेक्ट क्वेश्चन टैग आपको ढूंढना है। तो शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कह रहे हैं वह इस समस्या को सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पर डज नॉट सी, तो यानी है कि वह कर सकती है कि नहीं, तो यहाँ पर ये वाला दिया है। यहाँ पर कैन शी, यहाँ पर ये होगा कि ये होगा, एक सेकंड, ये तो पहले नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये वाला आपका हो जाएगा, ये कैन शी, तो कर सकती है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे कह रहे हैं ना, शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है कि नहीं, वह कर सकती है कि नहीं, तो यहाँ पर ये वाला देख दिया, ए वाला आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है। आगे देखें हम लोग अपना अगला वाला, तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन दे दिया है, चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पर दिया है। तो आपको यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब दिया है इसके बारे में आपको पूछना है। फ्रेजल वर्ब कंप्लीट द सेंस, तो फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क, यानी मैनेजर ने क्लर्क से पूछा। अब आपको यहाँ पर बताना, यहाँ पर कुछ भरना है। द फॉर्म केयरफुली, तो फॉर्म को जब दोस्तों भरना होता है तो उसे फिल आउट कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 89 का, आपका यहाँ पर फिल आउट हो जाएगा। तो आगे चले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारा जो यहाँ पर अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पर 90 वाला, यानी इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है। तो डायरेक्शन दिया है, चूज़ द सेंटेंस इन विच कंटेंट्स ए मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है दोस्तों, एक तरह की ये हेल्पिंग वर्ब होती है जो उसकी आवश्यकता, लिमिट इत्यादि को बताती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए, जिसमें कुड, शैल, विल, कैन, ये सब आता है, तो वही सब होते हैं इसमें। तो दे वेयर वाचिंग मैच, ये भी नहीं होगा। शी हैज़ रिटन द ए लेटर, ये भी नहीं होगा। ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ये नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं मस्ट, वी मस्ट फॉलो रूल्स, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा क्योंकि इसमें मस्ट का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे शब्द जहाँ होते हैं उन्हें हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं। तो देखा दोस्तों, हम लोगों ने इंग्लिश को बिल्कुल हिंदी की तरह पढ़ा, बिल्कुल हिंदी में जैसे आपने सीखा है। तो अगर हिंदी बहुत सरल होती है, तो अगर आप हिंदी का हेल्प लेके इंग्लिश सीखेंगे तो आप कितनी भी कठिन आपको लगती होगी तो बड़े आसानी से आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ हिंदी की तरह आपको समझाएंगे। तो यहाँ देखिए, पहले वाले जो प्रश्न है इनका, इसमें लिखा गया है आपको यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का आप मतलब समझ लेंगे तो कर लेंगे। प्रोवर्ब का मतलब होता है दोस्तों एक तरह का मुहावरा होता है। प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरह का मुहावरा होता है। तो आपको इस मुहावरे को कंप्लीट करना है। मुहावरा नहीं, इसे हम लोग कहावत कह सकते हैं। ये कहावत होता है, प्रोवर्ब का मतलब ये कहावत। तो कहावत को आपको कंप्लीट करना है। द पेन इज माइटियर, पेन इज माइटियर, पेन मतलब ज़्यादा शक्तिशाली है। पेन ज़्यादा शक्तिशाली है, किससे शक्तिशाली है ये बताना है। क्या देन राजा से, नहीं। एक्टर यानी अभिनेता से, नहीं। आर्टिस्ट यानी कलाकार से, नहीं। स्वॉर्ड से यानी तलवार से। आप लोग कहावत सुने होंगे ना, कलम जो होती है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो यहाँ कलम का संबंध ज़्यादा ताकत से, ये स्वॉर्ड होगा यानी तलवार होगा। स्वॉर्ड का मतलब यहाँ तलवार होता है। समझ गए आप? ऐसे आपको भी करना है। यहाँ देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिया है, एक एक चीज़ को दोस्तों समझा देंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं यहाँ पर। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है, चूज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स। अपोजिट वर्ड, इसी को हम लोग एंटोनिम्स कहीं कहीं आ जाएगा। तो अपोजिट जो वर्ड आपको यहाँ पर दिया है, मेस्टिकेट,
तो यहाँ पर इसका आपको उल्टा बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैस्टिकेट जो वर्ड दिया है इसका मतलब अगर जान लेंगे तो आसानी से कर लेंगे। ये मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना। क्या मतलब होता है? तब चबाना। तो जैसे हम लोग चिंगम वगैरह तमाम चीज़ चबाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है चबाना। अब चबाने का दोस्तों यहाँ पर अपोजिट अर्थ क्या होगा? क्या ये कौंसील होगा? कौंसील का मतलब तो दोस्तों होता है छिपाना होता है, ये भी नहीं होगा। च्यो मतलब चबाना, यानी इसका तो एक तरह से पर्यायवाची ही हो गया, ये भी नहीं होगा। रिव्यू मतलब दोहराना होता है, ये भी नहीं होगा। जब ये तीनों खत्म हो गए तो आपका बचा क्या? डी वाला बचा है गोबल। गोबल का मतलब होता है निगलना, यानी कोई चीज़ बिना चबाए निगल जाना। जैसे हम लोग चावल पाते हैं तो गटागट केवल मुंह डुलाते हैं और निगल जाते हैं, निगलना। तो समझ गए आप, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एक एक चीज़ ऐसे समझा देंगे दोस्तों, भूलेगा नहीं आपको। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको जो दिया है आइडेंटिफाइड द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, जो आपको नीचे सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको वर्ब ढूंढना है। वर्ब यानी जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं, कहीं कहीं क्रिया कह सकते हैं, क्रिया नहीं होगी तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों लगभग एक ही तरह से होते हैं जो क्रिया का सहायता करती है। तो यहाँ पर एक तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब पूछा जा रहा है। द लीव्स, लीव्स मतलब होते हैं पत्ते, तो ये प्लूरल में है तो इसलिए वेयर लिखा है। द पत्ते येलो एंड स्टिकली, तो यहाँ पर पत्ते पीले हैं, तो यहाँ पर यानी स्वाभाविक सी बात है, पत्ते यहाँ पर प्लूरल में है तो वेयर आएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर वर्ब होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी आप देखेंगे तो ये येलो आपका क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये तो मान लीजिए एक तरह का सब्जेक्ट हो गया, तो वेयर ही यही आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब, यही वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यही आएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे अगर हम लोग देखें 64 को, तो आपसे करें चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड ली। यहाँ पर समझना होगा आपको उस ऑप्शन को चुनना होगा जिसके अंत में हम लोग LOI यानी ली जोड़ देते हैं, तो वो कौन सा आपको एक नया वर्ड बनकर तैयार होगा। जैसे बहुत सारे नाम हम लोग देखते हैं, जैसे अभी आपके सामने आ जाएगा फास्ट। फास्ट में अगर हम लोग LY जोड़ दें तो ली, तो इसका फास्ट मतलब तेज, LY जोड़ दिए तो जल्दी से, तो इसमें से आ जाएगा। इसी तरह से आपको दिए हुए किस ऑप्शन में आप ली जोड़कर एक नया मीनिंग वाला शब्द पा सकते हैं। तो दोस्तों सून, सूनली, तो सूनली यहाँ पर कोई अर्थ यहाँ नहीं बनेगा। नाउ मतलब अब होता है, इस पर भी नहीं जमेगा। ये फास्ट होता है लेकिन यहाँ पर ये उस तरह का अर्थ यहाँ पर इंड फ्रॉम द न्यू वर्ड के लिए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक वर्ड है। तो यहाँ पर लेट वाले में लगाएंगे, तो लेट ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी वाला हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि लेट में अगर हम लोग LY लगा दिए तो इसमें होता क्या है कि लेट का मतलब होता है थोड़ा देरी, तो इसमें अगर LY लगा दिए तो हो जाएगा कि थोड़े देर में, यानी थोड़े दिन पहले। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका अर्थ थोड़े दिन पहले, यानी हाल ही में। 65 वाले का अगर देखें यहाँ, तो थोड़ा यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह आपको यहाँ जो है वही भरना है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब दिया है, फ्रेजल वर्ब का मतलब संयुक्त वर्ब। संयुक्त वर्ब का क्या मतलब होता है कि आपने किसी के साथ उसमें आपने कुछ लगा दिया तो उसका कुछ और अर्थ निकले। जैसे पुट मतलब रखना होता है, पुट अप मतलब कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा, यानी ज्वाइंड वर्ब यहाँ पर आ जाता है, तो उसके बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले सेंटेंस पढ़िए, इट इज़ नॉट ईजी टू चिल्ड्रेन नाउ ए डे, यानी अब के दिनों में बच्चों को पालना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा पालने के सेंस में दोस्तों, कौन सा ये लगेगा? तो यहाँ पर ब्रिंग अप लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आपका कौन हो जाए? 65 का ये बी हो जाएगा, क्योंकि ब्रिंग अप का प्रयोग यहाँ पर उचित है। फ्रेजल वर्ब में ब्रिंग अप का तात्पर्य मतलब यही हो जाएगा, यानी ब्रिंग अप का, जैसे मान लें अगर इसका इतना चाहते हैं तो इसका पालन पोषण हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में बच्चों का पालन पोषण करना उतना आसान नहीं है, तो यही है पालन पोषण। समझ गए आप? ऐसे ऐसे आप समझेंगे जब तक हिंदी, क्योंकि जो लोग हिंदी मीडियम्स होते हैं उनके लिए इंग्लिश बड़ा कठिन होता है, तो उनको यही सरल है समझाने का कि उनको हिंदी से जोड़कर पढ़ाएं तो ग्रामर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें 66 वाले में, तो आपको जो दिया गया है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, यानी सही सिनोनिम्स, यानी सही उचित पर्यायवाची आपको यहाँ पर चुनना है। किसका? ये जो वर्ड आपको दिया गया है ये ट्रंकेट।
तो यहाँ पर ट्रंकेट नाम का आपको एक शब्द दे दिया, इसको सिनोनिम्स यानी इसका पर्यायवाची बताना है आपको क्या होगा। तो ट्रंकेट का मतलब अगर आप समझ गए, मेन दिक्कत होती है ये, अगर हम लोग इसको समझ जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो बात ये है दोस्तों, हम लोग समझ नहीं है, ट्रंकेट का मतलब होता है काटना, छाटना या ऊपर से छोटा कर देना। जैसे कुछ लोग कहते नहीं हैं तो हमें ऊपर से 6 इंची छोटा कह दे, यानी इस तरह का वो काटना जो ऊपर से काट कर छोटा करते हैं, काटना छाटना हो गया। तो काटना छाटना हो जाएगा। तो जैसे हम लोग का कट ऑफ आता है, हम लोग देखते हैं ना, तो क्या होता है, ऊपर से काट के ले लेते हैं जिनका ज़रूरत होता है, नीचे वालों को छोड़ देते हैं, यानी एक तरह से ऊपर से उसमें भी काटते हैं। तो यही है ट्रंकेट का मतलब होता है दोस्तों। यहाँ तो कैंसिल करना यानी निरस्त करना ये भी नहीं होगा, यानी क्रूली ये भी नहीं होगा, इंड स्विफ्टली ये भी नहीं होगा, कट ऑफ होगा, वही कट ऑफ जो मैंने बताया है। तो कट ऑफ का दूसरा नाम है ट्रंकेट, ऊपर से भी काटना। समझ गए आप। आगे देखें यहाँ पर, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स रिटन इन बोल्ड। यहाँ पर जो आपको बोल्ड में लिखे गए हैं, थोड़ा सा ब्लर है, आप समझ जाएंगे, मैं पढ़ दे रहा हूँ, तो उसी का आपको बताना है कि कौन सा आपका ये सिनोनिम्स यानी उसका पर्यायवाची क्या होगा। ध्यान से देखिए, देयर कैन बी डिफरेंट वेज, वेज मतलब यहाँ पर रास्ता, ऑफ द सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यानी एक ही तरह की समस्या को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो यही यहाँ जो आपको तरीका दिया है, रास्ता दिया है, तो इसी का दूसरा नाम क्या होगा, रूट्स यानी रास्ता नहीं। यहाँ पर रूट तो मतलब वो गाड़ी वाड़ी के लिए होता है, मैनर्स भी नहीं होगा, पाथ तो दोस्तों इसके पाथ भी वही रास्ता के लिए हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए मेथड उचित होगा। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी मेथड मतलब एक तरह की विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका। समझ गए आप। यहाँ देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, कॉजेज ऑफ स्पेलिंग एरर। और तो यहाँ पर जो हम सबकी स्पेलिंग एरर होती है, जैसे लिखने पढ़ने में हम लोगों की स्पेलिंग में गलतियाँ होती हैं, तो आखिर क्यों होता है। तो क्यों होता है, इसलिए क्योंकि कुछ शब्द आप देखते होंगे साइलेंट होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर जैसे ऑनर अगर देखे, होटल को अगर देख लो, तो यहाँ पर आपको होटल होता है, तो कोई होटल आपसे बोला तो आप पता लगा एच को नहीं लिखे, ऐसे आप लिख दिए। तो ऐसा क्यों होता है प्रॉब्लम हमें स्पेलिंग में, क्यों साइलेंट की वजह से हो जाता है, पुअर प्रोनाउंसिएशन की वजह से होता है। कोई आपको गलत तरीके से बोला तो उसकी वजह से हो जाता है। आपको जैसे कोई आपको फॉर्म बोल दिया तो आपने पता लगा फॉर्म को आप ऐसे लिख दिए, तो इस तरह की होती है। पुअर प्रोनाउंसिएशन में वन लेटर डिफरेंट साउंड, यानी एक ही लेटर होते हैं, उनकी साउंड अगर डिफरेंस है तो उसमें भी होता है। यानी ऑल ऑफ एबव, ऊपर के दिए हुए सभी जो यहाँ पर ऑप्शन में है, सबकी वजह से स्पेलिंग में एरर आती है, गलतियाँ आती हैं। बहुत अच्छा। आगे हम लोग यहाँ पर देखें 59 वाले में, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी इनकरेक्टली स्पेल्ड का मतलब जो गलत स्पेलिंग है उसको हमें ढूंढना है, उसको पकड़ना है। तो देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर साथियों, एक एक करके हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को याद आ जाएगा। वर्च्यू मतलब एक तरह का दया होता है, वर्च्यू मतलब एक तरह का दया होता है, ये भी तो नहीं होगा। तो ये तो स्पेल्ट यानी गलत बताना है ना, तो ये तो वर्च्यू ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्वियर हो जाता है, क्वियर का मतलब होता है दोस्तों सामान्य से अलग, खास करके जेंडर वगैरह में जो प्रयोग किया जाता है, जो सामान्य से अलग होते हैं उनको क्वियर बोलते हैं। लेजिबल, ये भी दोस्तों स्पेलिंग अपने आप में सही है। आपके सामने कुछ ऐसा दिया जाएगा जिससे आप परिचित रहेंगे, उसी में गलती की जाएगी, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रहना है, देखना है, क्वेश्चन से लड़ना है। तो ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में आप डी नहीं पाएंगे, आप इसमें देखेंगे ट्रेजेडी मतलब एक तरह से त्रादसी होती है, ट्रेजेडी त्रादसी होता है, तो इसमें डी नहीं होता है, सिर्फ इतना ही होता है। तो यही गलती थी आपकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 में क्या हो जाएगा, विच मेथड इज बेस्ड, कौन सा मेथड बेस्ड है ऑन द थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जर्नलाइजेशन। बड़ा अच्छा सा सवाल है, एक तरह से ये बाल विकास वाला सवाल दे दिया है कि कौन सा मेथड बेस्ड है फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है, रूल होता है। तो यहाँ पर आप क्या कहना ये चाह रहे हैं, यानी ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम पहले एग्जाम्पल को बताकर फिर रूल को बताते हैं, यानी नियम को बताते हैं, ये कौन सा है। तो वो दोस्तों इंडक्टिव मेथड है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों जो इंडक्टिव मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, टीचर पहले बच्चों को उदाहरण बताते हैं, फिर उसके नियम बताते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाने आऊँ और कह दूँ बच्चों देखो ये लोहे की गेंद है, इसको मैं पानी में फेंकूंगा डूब जाएगी, और ये रबड़ की गेंद है, इसको फेंक रहा हूँ नहीं डूब रही है, ये लकड़ी का गेंद है फेंक रहा हूँ नहीं डूब रही है।
अब बताओ ऐसा क्यों। मैं उनके सामने एग्जाम्पल रख के अब नियम बताना शुरू करूँगा कि इनकी जो घनत्व है ये है, तमाम चीज़ें हैं। तो यानी हमने एग्जाम्पल बताकर तब उसका नियम बताया, तो ये इंडक्टिव होता है। और यहीं का हो जाता है डिडक्टिव हो जाता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, पहले हम लोग रूल बता देते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं उसका एग्जाम्पल करवाते हैं, जैसे ग्रामर वगैरह में होता है। तो समझ गए आप, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आगे देखें हम लोग 71 में, स्टेट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड एबोव लिखा है, ही लुक्ड एबोव इन द स्काई। तो यहाँ पर जो एबोव शब्द है ये पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है कि नाउन है कि वर्ब है, यहाँ पर ये आपको बताता है। मेरे भाई एबोव मतलब होता है ऊपर, आप लोग जानते हैं ये एक तरह का एडवर्ब है। जबकि लुक तो हम लोग जानते हैं ये जो लुक है, तो लुक तो यहाँ पर वर्ब यानी क्रिया है और ये एडवर्ब है, तो यहाँ पर आप समझ गए एडवर्ब हो जाता है। और यहाँ एडजेक्टिव का मतलब आप लोग जानते हैं विशेषण होता है, तो जो हिंदी में विशेषण वही इंग्लिश में एडजेक्टिव। तो समझ गए आप, एबोव यहाँ एडवर्ब है। आगे जरा देखें हम लोग 72 में, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। जो नीचे वर्ड दिया है उसका हमें करेक्ट वर्ड ढूंढना है यहाँ पर और हमें पूरा करना है। सोल्जर्स थ्रू द टाउन, तो यहाँ पर क्या होगा, सोल्जर्स यहाँ और डॉट डॉट थ्रू द टाउन्स, इस खाली जगह पे क्या पढ़ा जाएगा, वॉल्क मतलब टहले, मार्च्ड मतलब मार्च किए, सजेस्ट मतलब सलाह दिए, या रन मतलब भाग गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप लोग जानते हैं एक तरह से ये पास्ट टेंस है। यहाँ पर आप देख के समझ गए होंगे एक तरह का ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में वर्ब जो होता है इसमें मार्च्ड होगा, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पर सोल्जर्स ने मार्च किया थ्रू द टाउन, टाउन के थ्रू, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यही बी हो जाएगा। तो मार्च मतलब एक तरह का ये होता है दोस्तों, कदम से कदम मिलाकर चलना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या हम लोग 73 वाले को देखें तो आपसे बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ कह रहे हैं चूज द ऑप्शन, हमें उस विकल्प को चुनना है विच गिव्स द करेक्ट एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरह का एब्रीविएशन का मतलब होता है ये शॉर्ट फॉर्म होता है, संक्षिप्त रूप। एब्रीविएशन का मतलब क्या हो जाएगा, ये संक्षिप्त रूप हो जाता है। तो इसको याद कर रहेंगे तो कई बार ये पूछा गया है इस टाइप के प्रश्न। तो संक्षिप्त रूप में कौन लिखा गया है, तो मेरे भाई जनवरी को संक्षिप्त रूप में ऐसे ही लिखा जाता है, जान, यानी 3 वर्ड में, ये 12 और यहाँ पर 1965। तो ये 12 दोस्तों अपने आप में 12 हो गया। तो यहाँ पर ये जो बिंदी है ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि इसे लोप कहते हैं। तो यहाँ पर जो लगाने की ज़रूरत ही नहीं था, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ये सही हमारा नहीं हुआ। लक्ष्मी पेपर कंपनी, ये नाम है लक्ष्मी पेपर कंपनी, तो कंपनी को COM लगाकर, COM कॉम लगाकर यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं फुल स्टॉप, तो ये कंपनी माना जाता है, लेकिन यहाँ पी नहीं रहता है शॉर्ट फॉर्म में, तो ये भी गलत। ये देखिए सैटरडे मई 19, तो सैटरडे मेरे भाई ये भी 3 वर्ड का होता है, तीन लेटर का होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर नॉर्थ ST का मतलब स्ट्रीट, तो यानी जो उत्तर वाली गली है, तो ये सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यही आपका सही है। तो आगे देखें, मेन चीज़ होती है वो क्या कह रहा है, आप क्या समझ रहे हो, प्रश्न को समझना। मैं कई बार एडवाइस करता हूँ कि आप प्रश्न को समझें, उत्तर तो समझ लेंगे। चूज़ द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड, जो नीचे वर्ड दिया गया है तो उसमें हमें उसका नाउन बताना है, यानी स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म हमें इसको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे क्या दिया है, स्ट्रॉन्गली दिया है, स्ट्रॉन्गनेस दिया है, स्ट्रेंथ दिया है और स्ट्रेंगथम दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग इसका अगर देखें तो इसमें क्या करें, नाउन, चूज़ द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड, नीचे दिए हुए शब्दों से हमें नाउन को पहचानना है, अगर बनाना होगा तो कौन सा बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये स्ट्रॉन्गली, ये तो नहीं बनेगा दोस्तों, ये तो विशेषण बन जाएगा इस तरह का, ये भी स्ट्रॉन्गनेस नहीं होगा, ये स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यही। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, मजबूती, ऑप्शन नंबर आपका यही सी हो जाएगा। आगे 75 वाले का अगर हम लोग देखें तो विच द फॉलोइंग वर्ड्स इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाववाचक, तो भाव जिसमें निकल कर आ रहा हो, तो इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो गोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, ये तो क्या इसमें भाववाचक है, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना, ये आम बहुत रसीले हैं,
तो रसीला क्या है, एक तरह का भाव है जो उसकी गुण को बता रहा है। तो ऐसे जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोल्ड मतलब यहाँ पर ये भाववाचक नहीं है, क्राउड नहीं है, टी नहीं है, ह्यूमैनिटी यानी मानवता। तो मानवता क्या एक तरह का भाव है, मानवता, दयालुता, निर्दया, ये सब जो होते हैं एक भाववाचक है। आगे देखें हम लोग यहाँ 76 में, तो फॉलोइंग यहाँ पर क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट म्यूजिकल पोएम एक्सप्रेसिंग द पोइट इमोशंस। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि विच म्यूजिकल पोएम इज एक्सप्रेसिंग द पोएट इमोशन, तो यहाँ पर कौन सा है जो उसको इमोशंस को यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपका लिरिक हो जाएगा, जो लिरिक होता है वही उसके पोएट के इमोशंस को दोस्तों उजागर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ यही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 77 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट द फॉर्म ऑफ पोइट्री, यानी जो नीचे पोइट्री दिया गया है आगे वो कौन किसका रूप है, और यहाँ पर लाइन क्या है, ला बेल डेम सेंस मर्सी। तो मर्सी वाला दोस्तों हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है कहीं पर, 10वीं या 11वीं में पढ़ा होगा हम लोगों ने। एक मर्सी नाम की होती है लड़की, एक तरह का ये ड्रामा है, बहुत अच्छा हम लोग पढ़े हैं, रोमांटिक ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा है ये। तो ये क्या है दोस्तों, इसमें बलाड, आपको बलाड का मतलब यहाँ क्या है दिए हैं, जिसे हम लोग बैलेड बोलते हैं, कहीं कहीं बलाड भी बोल देते हैं। तो ये इसका मतलब होता है गीत काव्य यानी गाथा गीत, यानी उसको गाथा का गीत किया गया है उसमें। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यही दिया गया है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में इसको हमें करना है एंडिंग विथ बुक। तो बुक पर यानी एंडिंग करते हुए, तो यहाँ पर दिया है लेट द बुक बी गिवन। तो इसका यहाँ पर सिंपल में क्या होगा, लेट द बुक बी गिवन, तो यहाँ पर गिव द बुक हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर ये सब नहीं होंगे। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ जो डायरेक्शन ग्रुप में हमें बताया जा रहा है क्या करना है, चूज़ द वर्ड्स विच वन लेटर इज साइलेंट। हमें उस वर्ड को यहाँ पर चुनना है चारों लेटर्स में, चारों ऑप्शन में, जो जिसका एक लेटर साइलेंट हो। जैसे हम लोग होटल को ओटल पढ़ते हैं तो यहाँ एच साइलेंट रहता है, उसी तरह से। तो गार्डन, इसमें कोई साइलेंट नहीं है, मार्केट में भी कोई साइलेंट नहीं है, तो यहाँ पर, और बास्केट में भी कोई साइलेंट नहीं है। तो साइलेंट कहाँ होगा, साइलेंट तो हमें यहीं दिख रहा है भाई, यहीं पर हो सकता है साइलेंट। तो यहाँ पर कैसे है, ये ऑटम न लिखा है, यहाँ पर देखते होंगे ना, तो इसमें न जो है साइलेंट रहता है, ये ऑटम केवल बोला जाता है, न यहाँ पर एन जो है साइलेंट रहता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, कई बार हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, ऑटम के बारे में। तो चले हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर अपना। तो प्रश्न संख्या अगर हम लोग 80 वाले को देखें, तो यहाँ पर जो आपसे एक डायरेक्शन के रूप में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप लोग को बताना होगा कि डायरेक्शन, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस विच इज़ द पंक्चुएशन करेक्टली। तो यहाँ पर करेक्ट जो पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन का मतलब होता है दोस्तों विराम चिन्ह। कई तरह के विराम चिन्हों के बारे में हम लोगों को पढ़ाया गया है ना, कि फुल स्टॉप, विस्मय बोधक, लोप चिन्ह इत्यादि के बारे में खूब पढ़ाया गया है ना। तो यही है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यही सब। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, सीता क्राइड व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो यहाँ पर सीता चिल्लाई कि क्या सुंदर पेंटिंग है। तो यानी एक तरह की खुशी, आश्चर्य वाली बात है, जहाँ आश्चर्य वाली बात आ जाता है, आश्चर्यबोधक, तो विस्मय बोधक चिन्ह होता है। विस्मय बोधक चिन्ह में ये ऐसे होता है, एक लाइन और पीछे ये। तो विस्मय बोधक चिन्ह के बाद इन्वर्टेड कामा आना चाहिए, तो यहाँ पहले आ गया है, तो ये गलत हो जाएगा। सीता क्राइड, तो यहाँ पर कामा नहीं लगा है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड पहले कामा लगना चाहिए, तो यहाँ कामा लगाना भूल गए हैं डी के क्राइड के बाद, इसलिए यह गलती हो गई। सीता क्राइड व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिए, फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, विस्मय बोधक शब्द आना, विस्मय बोधक चिन्ह आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों गलत, यही चौथा वाला आपका सही होगा। आगे हम लोग यहाँ 81 में देखें, तो डायरेक्शन ग्रुप में आपसे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेंस एन एरर। तो यहाँ आप अगर ध्यान से पढ़ना, आपको जो सेंटेंस दिया है कई खंड में दिया है। तो द प्रिंसिपल एलॉन्ग विथ हिज टीचर्स आर अटेंडिंग, ये दूसरा सेंटेंस है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम टुडे, आपको 3-4 खंड में सेंटेंस दिया है, बताना है कौन सा कहाँ पर गलती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा देखें, द प्रिंसिपल एलॉन्ग, इसमें पहला वाला में तो सब सही है। यहाँ पर प्रिंसिपल यानी जो प्रधानाचार्य हैं वो तो सिंगुलर में आ जाएंगे, यहाँ भले से टीचर है लेकिन इनको देखा जाएगा ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ इज आ जाएगा। तो आर अटेंडिंग की जगह इज अटेंडिंग होना चाहिए था, तो इसलिए बी वाला इसमें गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, बाकी सब सही था इसमें।
82 वाले में आपको डायरेक्शन दिए दे रहा है, क्या करना है, चूज द सेंटेंस इन विच आर्टिकल्स हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली। तो किसमें आर्टिकल गलत तरीके से यूज किया गया है वो पकड़ना है। तो आर्टिकल के बारे में आपसे खास करके ए और ए एन के बारे में बताया गया हूँ। ए और एन आप वैसे प्रयोग करते समय एक बार देख लेना, जिसके पहले आ रहे हैं ये, वो उसकी ध्वनि कैसी है, हिंदी में स्वर जैसी है कि व्यंजन जैसी है। स्वर जैसी होगी तो भले से ए ई आई ओ से शुरू होगा, लेकिन आप वहाँ ए लगा देना, मतलब एन लगा देना। अगर व्यंजन जैसी होगी तब ए लगाना, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। सी इज़ एन एन सी सी कैडेट। तो एन सी सी को देखो, हमें सिखाया गया है कि अगर स्वर नहीं है तो ए लगाना है, तो ये एन तो स्वर नहीं है, तो यहाँ एन क्यों लगा दिया, और ये सही भी है क्योंकि एन लिखोगे तो एन ऐसे लिखोगे, और ये ए क्या है, हिंदी का स्वर है। तो जो हिंदी के स्वर होते हैं तो उनसे पहले एन लगता है, तो यहाँ पर एन लग जाएगा, यानी सही है। ही इज़ यंग आर्टिस्ट, तो यंग है, यस, ये भी अपनी जगह पे सही है। आई बॉट एन यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि यूनिफॉर्म को अगर हम लिखें हिंदी में तो यह जो होता है स्वर में नहीं आता है, तो यहाँ पर एन की जगह ए होगा, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। कितना अच्छा है। आगे अगर हम लोग देखें 83 वाले में, तो डायरेक्शन के रूप में दिया है चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको दिया है इसको आपका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में आपको बनाना है। तो दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन, आपको दिए हुए समय से पहले आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, तो इसको आप कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसी में आपको बनाना है प्रेजेंट मतलब परफेक्ट का इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो इसमें आप क्या, दे हैड लगा है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, तो हैड इसमें भी रहेगा मेरे भाई, तो हैड ही रहेगा ना। तो आप यहाँ से जो लगाओगे तो इसमें तो डू तो आना ही नहीं है, डू तो इंडेफिनिट में आ जाता है, ये नहीं आएगा, ये तो पहले ही आप एलिमिनेट कर दो। और आगे अगर देखोगे तो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है, इंट्रोगेटिव लगेगा, तो हैड को आप सब्जेक्ट से पहले रखा जाएगा, यहाँ हैड, तो हैड कहाँ सब्जेक्ट से पहले है, यहाँ है, तो यही हो जाएगा आपका यही। और बाकी यहाँ तो हैव लगा दिए, यहाँ डिड हो जाएगा, ये होगा नहीं, इंडेफिनिट होता तब सी वाला हो जाएगा। थोड़ा सूझबूझ से करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो डायरेक्शन देखें हम लोग, यहाँ पर क्या करें, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, जो ग्रामर रूप से सही है उसे बताना है। द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु जो है खेत में चर रहे हैं, तो ये बात तो यहाँ पर सही है, कोई गलती यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन अभी हमें करेक्ट बताना है कि भाई इससे भी सही क्या हो सकता है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु खेत में चर रहे हैं, चर रही हैं, तो रहे हैं, तो यहाँ आर रहना चाहिए था दोस्तों, तब सही रहता, क्योंकि पशु प्लूरल में यहाँ आ जाएगा, पशु चर रहा है नहीं चर रहे हैं, यहाँ ये गड़बड़ी हो जाती, इसलिए ये गलत हुआ। द कैटल हैज़ ग्रेज्ड, तो चर लिया, ये भी यहाँ पर गलत है। वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो वाज भी नहीं लगेगा इसमें। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ जो मैंने पहले ही बताया था इस तरह से होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 85 में आपसे डायरेक्शन दिया है, पूछा जा रहा है कि चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताना है। देखें, द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, यानी जो माली है वो पौधों को पानी दे रहा है, तो इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है मेरे भाई। तो पैसिव वॉइस में आप इसे कैसे बनाओगे, यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जैसे रहता है हम उसी बात को वैसे बोल देते हैं। पैसों में क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाइड करके बोलते हैं, लेकिन मीनिंग न बदले, यही है। थोड़ा सा देखें हम लोग, इसमें आप लोग क्या करोगे, तो इसमें आप अगर थोड़ा सा देखो तो प्लांट्स आर बेइंग, यहाँ के कोई कॉन्टीन्यूअस है तो बेइंग लगेगा ही। द प्लांट्स आर बेइंग, प्रेजेंट है तो आर लग जाएगा। वाटर्ड बाई गार्डनर, तो यस, ऑप्शन नंबर बी यही सही है आपका पैसिव फॉर्म। तो डायरेक्शन आपको दिया गया है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो नीचे सेंटेंस हमें डायरेक्ट वाला दिया है इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, सी सेड टू हर, सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा इसमें, तो इसमें टोल्ड नहीं होगा, सेड नहीं होगा, दो पहले आपके ही चले गए। जो फालतू चीज़ है पहले एलिमिनेट कर दो तो आपका उत्तर जल्दी मिलेगा।
तो वाई आर यू क्राइंग, तो वाई आर यू क्राइंग, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो वाई शी वाज क्राइंग, या सी आस्क्ड हर वाई वाज सी क्राइंग। तो यस, ये वाला आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी वाला। आगे अगर देखें हम लोग, यहाँ पर डायरेक्शन में आपको दिया जा रहा है कि चूज द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल्स हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली, यानी आर्टिकल गलत तरीके से यूज हुआ है। तो वही वाला ए और एन वाला भी मैंने बताया था ना, ज़्यादातर आपको वही मिलेंगे। तो आई सा एन आउल, देख रहे हो, आउल आप लिखोगे तो ये हिंदी के स्वर जैसा, हिंदी का स्वर आ गया, तो स्वर में यहाँ पर ये एन लग जाएगा। सी इज़ एन यूनियन, ए यूनियन, यस यूनियन यू लिखा जाता है तो इसके साथ यानी व्यंजन है तो ए लगेगा। सी वांट्स टू बिकम ए इंजीनियर, इंजीनियर आप लिखोगे तो ई आएगा, तो इसमें ए की जगह एन हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियर आप ऐसे लिखोगे तो ई एक स्वर है तो स्वर में ऐसे लगेगा, तो यही गलत है आपका। आगे देखें 88 में डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है, चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द गिवन सेंटेंस। तो नीचे आपको जो सेंटेंस दिया है इसके लिए आपको अच्छे से आपको टैग आपको ढूंढना है। टैग मतलब क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, आपको सही से क्वेश्चन टैग ढूंढना है। तो क्वेश्चन टैग किसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होता है कि आप जो कुछ कहें लास्ट में क्लियर करने के लिए कोई प्रश्न छोड़ दें। जैसे मैं कहूँ मोहन अच्छा लड़का है ना, है कि नहीं, है या नहीं, तो नहीं है क्या, मोहन अच्छा लड़का है क्या, ऐसे आपसे जो लास्ट में एक क्वेश्चन हम लोग टैग कर देते हैं, इसी क्वेश्चन टैग कहा जाता है। तो आई एम योर फ्रेंड, यहाँ पर करें आई एम योर फ्रेंड, और फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, आर नॉट आई, क्या मैं हूँ, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन टैग के रूप में। तो आपसे यही हो जाएगा, प्रेजेंट का है तो आर ही लगेगा। तो आगे देखें यहाँ पर हम लोग 89 में आपसे जो पूछा जा रहा है डायरेक्शन, चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब हम लोग जानते हैं संयुक्त वर्ब, यानी कुछ उसमें जोड़ दें तो उसका अर्थ बदल जाए। तो यहाँ पर द टीचर्स आस्क्ड स्टूडेंट, फिर यहाँ पर आपको बताना है द न्यू वर्ड्स इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में नया शब्द देखना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लुक अप बोलते हैं वहाँ। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना, लुक अप डिक्शनरी में कोई देखना होता है तो लुक अप हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखें, यहाँ पर आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन के रूप में चूज़ द सेंटेंस इन विच कंटेंस ए मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बारे में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आपसे। तो मॉडल वर्ब में क्या होता है कि जो कुछ निश्चितता का अर्थ देते हो, जैसे मस्ट, कैन, बी, विल, शैल, ऐसे जो होता है वहाँ। तो ही हैज़, ऑपरेट, डू नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये ऑट होगा, ऑप्शन नंबर ये डी वाला। तो साथ ही हम लोगों ने साइंस को पहले ही निपटा दिया, फिर आकर हम लोगों को यहाँ पर इंग्लिश को निपटाया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं।